पाकिस्तान को आलमी सतह पे पजीराई मिल रही है और सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन होने वाले दिफाई माहदे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान इस अज़म का इजहार कर चुका है कि सऊदी अरब के साथ मिल के दोनों ममालिक एक दूसरे के दिफा के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। इस रीजन की सूरत हाल बदल रही है और कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता, जिसमें बहुत से ख़तरात के असरात मंडला रहे थे, आज सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई दिखाई देती है। क्या इस दफाई मुआहदे के बाद आलमी दुनिया पाकिस्तान को और सऊदी अरब के इन तल्लुकात को किस नज़र से देखेगी? पाकिस्तान के चीन के साथ और अमेरिका के साथ बड़े बेहतरीन तल्लुकात हैं। क्या ये तल्लुकात इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे? फिर इस रीजन के अंदर जो हिंदुस्तान अपने आप को बड़ा चैंपियन समझता था, अपने आप को एक मजबूत जमहूरियत के साथ साथ दिफाई लिहाज से अपने आप को ताकतवर समझता था, आज हिंदुस्तान आइसोलेशन का शिकार है। हिंदुस्तान के ऊपर तनकीद की जाती है कि उसने इस खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसके तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान की इस वक्त की फ़ौजी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत पूरी दुनिया की निगाहों में है। और अगर ये देखा जाए कि जो इस वक्त मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वो कोशिशें शामिल हैं जो उन्होंने फ़ौजी डिप्लोमेसी के ज़रिए जिसका आगाज़ किया था। अमेरिका पहुँचे, चीन गए, सऊदी अरब गए, बारहा लोगों से मुलाकातें की और अपने वफूद लेकर दुनिया भर में गए, जिसके बाद से दुनिया को ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि ये दफाई मुआहदा एक्चुअली इसके असरात क्या होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना तल्लुकात हैं जो 8 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। इन तल्लुकात में ये नया मोड़ कैसे आन पहुँचा? फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी सफारतकारी को तमाम ममालिक के साथ उसका बैलेंस कैसे रख पाएगा, ये भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल है उसमें किस हद तक बेहतरी आ सकती है। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में एयर कमांडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तजियाकार हैं। चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफारतकार जनाब जमील अहमद साहब। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और सऊदी अरब और पाकिस्तान के अमूर के हवाले से गहरी निगाह रखने वाले जनाब हाफिज़ तैयब रशीद साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ जमील अहमद साहब अगर आपसे करूँ, इस वक्त इस पूरे मुआहदे को अगर देखा जाए तो आलमी दुनिया इसको किस हैसियत से देख रही है? बर्दाश्त कर पाएगी वो सुपर ताकतें जो अपने आप को समझती हैं कि वही मुल्कों की सिक्योरिटी की जामन है, वही मिडल ईस्ट की पॉलिसी बनाती थी और वही ये समझती थी कि मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनकी दिफा का इन्हिसार उन्हीं के ऊपर है? उनके लिए कितनी बड़ी ये खबर थी या कितना बड़ा उनके लिए इस पूरे मुआहदे को बर्दाश्त करना होगा? ये उसका इंदिया और इशारा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ने अपने एलामिया में कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बका और डिफेंस के लिए है। जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारे पास जो भी एसेट्स हैं, जो हमारे पास दफाई सलाहियतें हैं, वो हमने डेटरेंस के लिए और अपने दफा के लिए रखा हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने 27 को एलामिया जारी किया, 27 अप्रैल को पहली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग जब इंडिया के तरफ से धमकियां आने लगी, हमने जब बताया तो उसमें भी हमने यही कहा कि जी हम बिल्कुल कोई एग्रेशन नहीं चाहते हैं। वैसे तो उसमें 17 पॉइंट थे, बड़े अच्छे और बड़े मंजे तुले पॉइंट्स थे जो कि तकरीबन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा थे। तो हमने कह दिया था कि हम तो एग्रेशन नहीं चाहते और हम पर हमला भी ना करें आप, लेकिन अगर आपने किया तो आपको उसका हम जरूर जवाब देंगे और बड़ा मजबूत जवाब देंगे, मजबूत जवाब देंगे जो आप याद रखेंगे, जो कि हमने कर दिखलाया। और उसकी वजह से हमारा प्रोफाइल पूरी दुनिया में भी बढ़ गया। जो हमारी परफॉर्मेंस रही, हमारी मिलिट्री की परफॉर्मेंस रही, तो वो पूरी दुनिया में वकार हमारा मजीद बढ़ गया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज हमने इस्तेमाल की। पहले भी था नई टेक्नोलॉजीज और उसका इस्तेमाल हमने करके दिखलाया कि कैपेसिटी और मैन बिहाइंड द गन क्या बात होती। अच्छा, ये बात इधर छोड़ते हुए अब आ जाते हैं, आपका सवाल बुनियादी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो दुनिया के जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप का नफ्सियाती सवाल है। अब नफ्सियाती तौर पे जो जिस लेंस से देखेगा, जो मुल्क जिस लेंस से देखेगा, जैसे इंडिया इसको किसी और लेंस से देख रहा है, उसने उसका बताया भी कि हम इसको बड़ी सीरियसली एग्जामिन कर रहे हैं। इजराइल खामोश है, अभी तक उसने कोई बयान इस पर नहीं दिया। व्हाइट हाउस ने कोई बयान इस पे दिया। इसका मतलब ये है, दो मतलब इसके हुए कि ये मिडल ईस्ट में जिस तरह हम कह रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब कह रहा है कि ये स्टेबलाइज करेगा मिडल ईस्ट को, और वो क्यों कह रहे हैं
अगर इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का अगर जो नक्शा नेतन्याहू ने दिखलाया है उसके मुताबिक तो सऊदी अरब का टुकड़ा भी आ जाता है, उसमें जॉर्डन का भी आ जाता है, लेबनान का तो है ही है, मिस्र का टुकड़ा आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस किस्म की डेटरेंस और डिफेंस जो म्यूचुअल डिफेंस आ जाए तो फिर 10 दफा इस किस्म के खिलवाड़ को करते हुए कोई मुल्क भी करेगा। तो इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें ये, हालांकि अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका को ये भी तो पता है ना कि उसके नेशनल सिक्योरिटी का सबसे कलीदी बात क्या है कि ये खित्ता फिलहाल स्टेबलाइज रहे। ये अगर सिलसिला जारी रहा तो खित्ता पूरा मिडिल ईस्ट स्टेबलाइज तो नहीं रह सकता। तो इस मुआहदा जो हमने किया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको आप 2 लफ्जों में कह दें कि डिफेंस पैक्ट, तो ये जो डिफेंस पैक्ट हमने किया है वो हमने तो बारहा, कल से हम यही बात परसों से कर रहे हैं कि ये तो हमारे अपनी डिफेंस के लिए और मिडिल ईस्ट के स्टेबलाइजेशन के लिए, बल्कि साउथ एशिया के स्टेबलाइजेशन के लिए अखबारात लिख रहे हैं इस पर, जो कि दुरुस्त है, क्योंकि साउथ एशिया किस तरह डिस्टेबलाइज होता है, इंडिया ने अगर दोबारा खिलवाड़ करने की कोशिश की तो डिस्टेबलाइज होता है। अब इंडिया भी 10 दफा सोचेगा, क्योंकि अटैक ऑन वन कंट्री वुड बी द अटैक ऑन द अदर कंट्री। सऊदी अरब पहुंचता है, पाकिस्तान आ जाता है। तो इसके खदोखाल दूसरे ये हैं कि टेररिज्म के खिलाफ भी, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी के खिलाफ भी, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाता है। और उसके अलावा जो डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस एक्सरसाइज जिसको मशकें कहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो उनके पास हमारे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, जो हमारे पास उनके पास, जो हमारे एसेट्स उनके एसेट्स हमारे एसेट, दुनिया की बड़ी मजबूत तरीन 2 कुव्वतें, और इस खित्ते की सबसे बड़ी चाइना के अलावा 2 कुव्वतें, एक माशी कुव्वत और एक अस्करी कुव्वत, दोनों आपस में संगम मिल गया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि इससे खित्ते में स्टेबलाइजेशन कितनी आ सकती है और दोनों को एक दूसरे से तकवीयत कैसे मिल सकती है। अगर एक मुल्क माशी तौर पर कमजोर होता है तो अस्करी तौर पर कमजोर होता है, दूसरा मुल्क खुद ब खुद कमजोर होगा इस वायदे के तहत। तो दोनों के इंटरेस्ट में है। वैसे तो हमारा मजहबी रिश्ता भी है उनसे, वैसे तो हमारा बरादराना रिश्ता 80 सालों से, आपने खुद बताया, लेकिन अब इस इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो ये डिफेंस पैक्ट किया है उसका इंटरनेशनल पहलू ये है कानून का कि इंटरनेशनल कानून उसको कवरेज देता है। वो कैसे? इंटरनेशनल कानून इस तरह इसको कवरेज देता है कि जो जेनीवा कन्वेंशन का लॉज ऑफ ट्रीटीज हैं उसके तहत ये ट्रीटी हुई है, और फिर इसको तकवीयत मिलती है अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल के 102 चार्टर के आर्टिकल के 102 से, जिसके तहत इसकी रजिस्ट्री अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये तमाम चीजों का अहाता आप करें तो फिर आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है कि क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो अपने लेंस के मुताबिक कर रहे हैं, और जो जिन लोगों को बड़े मुल्कों को क्रिटिसाइज करना चाहिए उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। ये अखबारों की हद तक है। जी, मैं वापस आता हूँ जमील अहमद साहब आपकी तरफ। खालिद चिश्ती साहब, मार्का हक में जो हिंदुस्तान को शिकस्त फाश हुई, या जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, उसके बाद से पाकिस्तान को एक आलमी लीडर के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये पैक्ट उसी सिलसिले की एक कड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमारे सऊदी अरब के साथ तो तल्लुकात बड़े पुराने हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया है। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। जहाँ तक आपने रिसेंट मार्के हक कहा, और ख़ास तौर पर 6 और 7 की दरमियानी रात और 10 तारीख को जो कुछ हुआ मई के महीने में, वो एक हमारी प्राउड तारीख का हिस्सा बन चुका है। और आपने देखा कि हम वो मुल्क जिसको हिंदुस्तान चाहता था कि हम इररेलेवेंट हो जाएं, और वो समझता था कि पहले ही हम लीस्ट रेलेवेंट है, हम ना सिर्फ रेलेवेंट हो गए बल्कि दुनिया ने हमें एक काबिल सताइश एक फोर्स के तौर पर माना। और ये जो विक्ट्री है, मैं कई दफ़ा मीडिया पे कह चुका हूँ कि हमने अर्न की है, इस कौम के लोगों ने, इस मुसल्लह अफवाज ने, और ख़ास तौर पर जो पाक फ़िज़ाइया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो ये बिकॉज जब भी फतूहात होती है या विक्ट्री होती है वो वैल्यू साथ लाती है। तो हम वैल्यूएबल हुए दुनिया की नजर में, दुनिया ने हमें एंगेज किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर यूरोप और सारी दुनिया ने हमें पूछना चाहिए। पाक फिजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी फिजाइया एयर फोर्सेज हैं दुनिया में जो इस वक्त क्लोजली चाह रही हैं और बड़ी एंक्शियस हैं कि पाक फिजाइया उनको ट्रेनिंग दे या कोलैबोरेट करे, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजीनियराइजेशन। एक चीज। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू मलिक साहब हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने अरबों के हक में और इजराइल के खिलाफ लड़ा हुआ है,
और फतह भी हासिल की हुई है। और वो मैं अर्ज करता हूं कैसे। 1967 और 73 अरब इजराइल वॉर में पाकिस्तान के पायलट्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर ने वॉलंटियर किया था। दुनिया में आज तक पिछले 78 सालों में अगर किसी मुल्क ने इजराइल के 5 जहाज तबाह किए हैं एयर कॉम्बैट के दौरान, वो सिर्फ एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान, और वो पाक फिजाइया। तो ये इजराइल को एक्सपीरियंस है हमारी फिजाइया की कैपेबिलिटी का, क्योंकि दुनिया में किसी और मुल्क को ये नहीं हुआ, ये प्रिविलेज या एजाज के उसके जहाज मारे। और दूसरी बात एक और हिस्टोरिकली एक थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं नौजवानों के लिए जो जाहिर है हिस्ट्री से शायद इस तरह ना कनेक्टेड हो। और कुछ टेररिस्ट ने 250 के करीब लोग थे, उन्होंने कब्जा करके हॉस्टेज बना लिया था इबादत गुजारों को, और वो बड़े अरसे से ये साजिश कर रहे थे। जाली जनाजों की शक्ल में असला लाते थे, बेसमेंट में छुपाते थे, हाइडआउट्स बना लिए, टनल्स बना ली। और ये जो कब्जा हुआ था ये दुनिया की एक ही फोर्स थी और वो थी पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज। उनको याद किया गया था, उन्होंने जाकर 15 दिन बंकर इस तरह अंदर चल रहा था, तब जाकर ये एरिया क्लियर हुआ था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं 46 साल पुरानी बात कर रहा हूं जब हमने पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज ने ऑपरेशन किया था, और 67 ऑलमोस्ट 60 साल पुरानी बातें कर रहा हूं जो पाक फिजाइया ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। तो हमारी एक हिस्ट्री है, एक ट्रस्ट लेवल है। और इस वक्त जो इस वक्त पंच लाइन है जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि इस वक्त सऊदी अरब को इस वक्त ना जहाज चाहिए ना मिसाइल चाहिए, उनको अश्योरेंस और यकीन चाहिए जो अमेरिका से नहीं मिला, और वो पाकिस्तान इंशाल्लाह देगा। एक वैक्यूम है जो हमने क्रिएट नहीं किया, किसी का क्रिएट किया हुआ हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक इंश्योरेंस दी हुई थी कि अमेरिका ने जो सिक्योरिटी गारंटीज दी थी, अमेरिका का स्टैंड स्विच हुआ है। तो जाहिर है ये वेकअप कॉल थी और ये बहुत टाइमली डिसीजन लिया है सऊदी अरब ने भी, और ये विन विन सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए। बिल्कुल ठीक है। हाफिज ताहिर रशीद साहब, अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए, आप इस पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं, हाल ही में आप सऊदी अरब में भी मुकीम थे, ये बताइएगा कि इस पैक्ट के से पहले भी क्या हम दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े हुए थे? हमने हमेशा कहा कि हम खाना काबा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हिफाजत के लिए हम हमेशा से अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। ये लोग कहते हैं कि इसमें फिर नया क्या है? लीडरशिप जो है इस वक्त सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, उन्होंने क्या सोच के ये मुआहदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई एतबार से एक ऐसा ताउन मौजूद था कि जो पिछले 50 साल या उससे भी ज़ायद अरसा से है, और ये भी बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में मैं ये बात कहूँगा कि ये भी हमारे दरमियान तय था कि अगर खुदा न खास्ता कभी अर्ज़ हरमैन शरीफैन को ख़तरा लायक हुआ तो पाकिस्तान उसमें किसी भी सूरत पीछे नहीं रहेगा। बल्कि शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने ये अलाउ किया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी जो यूनिफॉर्म है वो पहनने की उसको जो है परमिशन और इजाज़त होगी। यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपस में ताल्लुक़ है, सऊदी अरब की फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज ट्रेनिंग देती है और बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि ये एक मुआहिदा तहरीरी सूरत में जिसकी तमाम चीज़ें जुज़ियात तय कर ली जाएं वो कर लिया जाए। और फिर हालात व वाक़यात जो हैं ये चीज़ें चल रही थी बड़े अरसे से। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये नसीब की बात है, इज़्ज़त की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो नेक नामी है, ये एक बड़ा जो अमर है वो मौजूदा हुकूमत और हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के हिस्से में रखा। और आप हालात व वाक़यात देखें किस तरह जो है पिछले 2-3 माह में हुए। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस मुआहिदे के बगैर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफा जो है वो कोई दो नहीं थे। लेकिन अब तो ये तय हो गया कि जो हमारे पास है वो उनका है, दिफाई एतबार से जो उनके पास है वो हमारा है। हमारा दुश्मन उनका दुश्मन है और उनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। और अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होगा तो वो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुआहिदे ने वो ग्रेटर इसराइल की जो ख्वाब था, जो गुफ्तगू थी, उसको जमीन के नीचे नहीं
7 जमीनों के नीचे दफन कर दिया है। और जहां तक बात है कि इसके ऊपर इसराइल क्या रद्द अमल देता है या इंडिया क्या रद्द अमल देता है, तो मलिक साहब हमारे साथ उन्होंने करके देख लिया है, टस्टर लगा के देख लिया उन्होंने। जो आपके मुल्क के ऊपर 82-83 ड्रोन मारे गए थे वो मेड इन इसराइल थे, वो मेड इन इंडिया नहीं थे। इंडिया और इसराइल एक ऐसे इत्तेहादी हैं जो हर जगह के ऊपर आपको इकट्ठे नजर आएंगे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम एहसान से ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ना ये जुर्रत इसराइल कभी कर सकता है ना कभी कर सकेगा। और हमारे लिए ये एजाज और फख्र की बात है कि हम आज ऑफिशियली एक मुआहदे के तहत अर्ज़ हरमैन शरीफैन के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम में हम जो सऊदी अरब की हुकूमत है, फौज है, वहाँ के इदारे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात है, मुबारक की बात है। और मैं ये बात भी कहूँगा कि तकलीफ इसराइल को होनी चाहिए, हिंदुस्तान को होनी चाहिए, इस्लाम दुश्मनों को होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को हमारे मुल्क के अंदर भी तकलीफ शुरू है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे, ये उम्मत की वहदत और इत्तेहाद का जो दरवाज़ा खुला है इसमें बहुत सारी खुशखबरियाँ आप जल्द देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप सब एक ब्रेक ले लें, हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त चीन और अमेरिका के माबैन जो रिलेशनशिप है, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के साथ एक बेहतर तल्लुकात चाहता है। क्या इस मुआहदे के बाद उसकी नवीयत क्या होगी? और फिर जब ये ऐलान कर दिया गया कि किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा, तो इसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो क्या होगा? क्यों कि ये भी बात की जा रही है पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है